हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हम यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन को कवर कराती हूं और साथ में एजुकेशन विषय को भी कवर कराती हूं। और इसी के साथ साथ हम यहां पर यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो आपका जो एजुकेशन विषय है, यहाँ पे कोई भी परीक्षा आप देने वाले हैं एजुकेशन विषय से, तो आप यहाँ पर ज्वाइन होइए, आपकी तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं या यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन विषय की। और देखिए, अभी जो आपकी सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर की है, और करंट अफेयर मैंने मैक्सिमम चीज़ें करवा दी हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे टाइप करने में भी देर लगती है और आपको फिर कंटेंट उतना नहीं मिल पाता है जितना मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करा सकूँ। तो इसमें जो 2024-25 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे मेरी पीडीएफ अभी तैयार होने वाली है, मैं सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो अभी मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको लास्ट तक दी हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है ये सब वन लाइनर फॉर्म में है, और ये सारे जो जितने भी आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने क्रॉनिकल और जो भी आपकी समसामयिकी वाली बुक्स आती हैं, जैसे क्रॉनिकल है, न्यूज़पेपर, द हिंदू, पीआईबी है ना, घटना चक्र, इस तरह की बुक से और इस तरह के सोर्सेज से मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। आप लोग यहाँ देखिए, भारत का लक्ष्य, जो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करना एवं एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। तो जो भारत का लक्ष्य है ये है 2035-2040 तक, ठीक है। तो ये अपना इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है और भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने की योजना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र यहाँ पर राज्य में किया गया था। और ये जो था, इस गीता महोत्सव का मतलब जो 2024 में ये हुआ था, इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया था। इसमें गीता का पाठ करना और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो सब गीता से संबंधित, जो भी हमारा ग्रंथ है इससे संबंधित यहाँ पर सब किया गया था, ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने और सुलभता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो ये थी बीमा सखी योजना, ठीक है। तो ये आपकी इसमें मतलब यहाँ पर काफ़ी महिलाओं को एक साथ संगठित करने की योजना थी। नेक्स्ट आप देखो, ऑस्ट्रेलिया किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने शायद कल भी किया था, है ना। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि अभी कौन नए राष्ट्रपति बने हैं, किन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की थी, है ना। तो अब नेक्स्ट है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसीलिए सब सारी सीरीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि एक वीडियो में कुछ भी कंप्लीट कवर नहीं होने वाला है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस चलता रहता है, तो जिसको आपको अगर स्किप कर देते हैं तो फिर वो चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, 400 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया है एलन मस्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ आपको मैं डिटेल भी दे दूँगी, है ना। चक्रवात चिडो ने 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया था? तो ये था हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी द्वीप मायोट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मतलब जो इसमें एनवायरनमेंट में जो सवाल पूछे जाते हैं, ये पॉल्यूशन और आपदा प्रबंधन, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये सारे चक्रवात वगैरह ये सब भी पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा है। और 104वां मतलब 104 नंबर की बात करें तो ये आर्मेनिया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो देखिए 105 सदस्य हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट में तो यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, UNFCCC के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये 2015 में पेरिस में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब सोलर एनर्जी की बात यहाँ पर की जाती है। सोलर एनर्जी की सुनिश्चित करने, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनमें ऊर्जा को मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, मतलब ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी की ही बात यहाँ पर होती है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये आपका जो था ISA के बारे में 105वां सदस्य आपका मोल्दोवा है और चौथा है 104 आर्मेनिया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनको ढूंढना, उनको कलेक्ट करना, फिर बनाना मेरे भी मेहनत के लिए, मेरी भी मतलब मेहनत को आप लोग थोड़ा सा सराहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को। फिर देखिए यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, द्वारा AI और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये था पेरिस, ठीक है, फ्रांस, है ना। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है? ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो 1974 में पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। 1974 में ये जो IEA है इसकी 1974 में यहाँ पर स्थापना हुई थी। ये क्या है? एक स्वायत्त ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन। इसकी स्थापना, जो IEA की स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे के तहत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में IEA, है ना। ऐसे ही आपको जितने भी आपके एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी एजेंसीज़ हैं उनकी मैं वीडियो आपको अलग बना के दूंगी। ठीक है, वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ये तो करंट अफेयर चल रहा है, तो उसमें हम स्टैटिक और थ्योरेटिकल जितना भी होगा वो सब कवर कर लेंगे, है ना। तो उस तरह की वीडियो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया? तो ये है ब्रेन रोट। अब ब्रेन रोट का मतलब क्या है? ब्रेन रोट शब्द का अर्थ है, देखिए कोई चीज़ हम समझ के पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहती है। ब्रेन रोट का मतलब है सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे की गई सामग्री के अत्यधिक संपर्क में आने से होने वाली संज्ञानात्मक गिरावट। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, हमारे मतलब की है नहीं है, उससे क्या होता है? आपके कॉग्निटिव जो आपकी एनर्जी है वो उसमें गिरावट तो आती है ना। तो यही कह रहा है कि बिना सोचे समझे की गई सामग्री के अत्यधिक संपर्क, बहुत ज़्यादा आप उसमें उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो इससे जो आपकी संज्ञानात्मक गिरावट होती है, इसी का मतलब है ब्रेन रोट, है ना। इस शब्द ने एक ऐसे शब्द पर प्रकाश डाला जो इस युग की चिंताओं, आकांक्षाओं और टेक्नोलॉजी के साथ विकसित होने वाले संबंधों को दर्शाता है ना। जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा बहुत ज़्यादा समय इसी पर बीतता है ना। बहुत सारे रील्स आप देखते ही रहते हैं, पढ़ाई का टाइम चला जाए चाहे नहीं चला जाए, है ना। तो यही कह रहा है ब्रेन रोट, है ना। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, इसरो ISRO ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये है PSLV XL प्रोबा 3 मिशन। ठीक, ये है। किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाले जलकुंभी हार्वेस्टर के अपने पहले औद्योगिक डिज़ाइन को मंजूरी दी है? तो ये हमारे भारत ने दी है। नेक्स्ट आप देखो, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अपने इसने जो है यहाँ पर 2025 की रिपोर्ट है, अपने तीसरे संस्करण, ये 3rd एडिशन था, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थानों की प्रगति का मूल्यांकन करती है। ठीक है, ये एक इवेल्युएशन करती है। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ पर ये शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से, ठीक है, सामाजिक चुनौतियों, पर्यावरणीय चुनौतियों, इनसे जो है निपटने के लिए यहाँ पर इनका इवेल्युएशन करती है, जिसमें
शीर्ष स्थान का पूछ रहा है, तो देखिए शीर्ष स्थान था आपका आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम और विश्व स्तर पर 171वें स्थान पर। तो ये इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है और विश्व की बात करें तो 171वें स्थान पर है। विश्व का आपको याद नहीं करना है, भारत का ही याद रखिए। आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम है और आईआईटी खड़गपुर का ये दूसरा स्थान है। थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे है आपका, ये हो गया सेकंड, थर्ड नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, है ना। तो इस तरह से ये है आपका आईआईटी बॉम्बे और फोर्थ नंबर पे कौन है, आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी कानपुर यहाँ पर ये हो गया फोर्थ नंबर पे। तो याद रहेगा आईआईटी दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, आईआईटी खड़गपुर दूसरा स्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, बॉम्बे थर्ड नंबर पे और कानपुर फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना, तो ये इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, ठीक। शून्य अपशिष्ट, जीरो अपशिष्ट, ये काफ़ी पूछा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अपशिष्ट की बात हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट से मतलब बात हो रही है, तो जो न्यू मतलब जो नया आपको मिलेगा मटेरियल, नई सामग्री पुनः प्राप्ति में, मतलब जो इसका रिसाइकिल किया जाएगा, उसमें जैसे कि हवाई अड्डे और विमान दोनों से वेस्ट को अलग करने और रिसाइकिल करने के लिए, जैसे जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको अलग अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से उसको फिर से रिसाइकिल करके एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सुविधा यहाँ पर की गई है। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जैसे यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, है ना। तो ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये नाम तो आप याद रखोगे कि इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। और ये 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल आप जब समझ लोगे तो ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। इसमें 4R में क्या है, देखिए रिड्यूस, है ना, रिड्यूस मतलब कम करना, और फिर है आपका यहाँ पर है फिर रीयूज़, है ना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, यहाँ पर रिसाइकिल है और रीस्टोर, ठीक है। ये हो जाता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रीस्टोर, है ना। पहले उसको कम करेंगे, रिड्यूस किया जाएगा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर इसको रीयूज़ करेंगे, मतलब रीयूज़ करने की कोशिश की जाएगी, है ना, जो हमारा वेस्ट है उसको हटा के, और फिर रिसाइकिल करेंगे, पुनः चक्रण, और फिर इसको रिस्टोर करेंगे। तो ये 4R प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट है ना। तो इस तरह से ये याद रखिएगा। ऐसे ही आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था 3R फॉर्मूला क्या है ना, 3R प्रिंसिपल क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करना है, तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को, ठीक है। तो इसको संशोधित किया जाएगा जो अभी ये 2024 का है ना। नेक्स्ट है, किस भारतीय पारिस्थितिकविद को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे जो है बड़ा पुरस्कार होता है पर्यावरण के मामले में। तो ये है माधव गाडगिल, ठीक है। इनको, ये भारतीय हैं, इनको यहाँ पर दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगला जो क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अभी ये जो है फरवरी का है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। एयर शो होते हैं तो उसमें जो है, जो आपके ये फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, इनके मतलब वो शोज़ किए जाते हैं। तो यही होता है एयरो इंडिया 2025, ठीक है। तो सबसे बड़ा एयर शो है तो बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और इसकी थीम भी याद रखिएगा कि अभी, क्योंकि अभी बीता है तो इसको ये पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। तो विरासत और विकास याद रखिएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है, 8 से 10 जनवरी के बीच ये आयोजन हुआ था, 2025 की बात है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति
क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना। तो ये थे, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस की बात है तो यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना। इनका नाम थोड़ा बड़ा है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला है, भारत ने किस वर्ष को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स यानी रक्षा सुधारों का साल घोषित किया है? तो 2025 को। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? तो यह है नाइजीरिया, ठीक है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील, इसने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदारी देश के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। साझेदार देश या भागीदारी देश, तो ये नाइजीरिया है। और इसके अलावा कौन कौन से देश हैं? तो नाइजीरिया तो है ही है, बेलारूस है ना, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, है ना। तो ये 9वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है, कौन? नाइजीरिया। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सरकार के साथ इंडिया एआई मिशन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत 5 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 तक 5 लाख लोगों को स्किल प्रदान करने की जो है यहाँ पर साझेदारी की है ना, इंडिया भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। 2026 तक इनका लक्ष्य है। फिर हाल ही में किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट का आयोजन किया गया? तो ये पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है? तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम इन्होंने बदलने की घोषणा की है। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में शामिल होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था ब्रिक्स में, ये कह रहा था आपको, है ना, 9वां देश पूछा गया था, ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश, है ना। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश इंडोनेशिया। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश का 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ? तो ये पाकिस्तान, ठीक है। अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय कार्यकाल है। फिर है, देखिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? तो ये है 25.17%। अब ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये पूरी रिपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की है, इससे पहले ये 2021 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये ISFR 2023 जारी की गई है। अब जिसमें देखिए यहाँ पर देश का वन और वृक्ष आवरण, यहाँ पर देखिए ये इसके आंकड़े दिए हुए हैं, आपको परसेंटेज पढ़ लेना है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17% है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर देखिए वन आवरण कितना है? 21.76% और वृक्ष आवरण है 3.4%, ठीक है। परसेंट में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसमें देखिए 2021 की तुलना में देश में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और देखिए वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, फिर उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है और राजस्थान, ठीक। वन आवरण में देखिए वन और वृक्ष दोनों में था, ये खाली वन आवरण की बात हो रही है। अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य MP है ना, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले आंकड़े है ना, ये पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर भी है और वन आवरण वाले में भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। फिर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन आवरण है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, है ना, तो वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है 91.33% है, सबसे अधिक वन आवरण है। उसके बाद मिजोरम है और फिर अंडमान और निकोबार, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 19 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। इनमें से जैसे 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन आवरण है। ठीक है, तो इस तरह से 19 राज्यों में आपको याद रखना है 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है और 75% से अधिक वन आवरण यहाँ पर 8 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में यहाँ पर 75% से अधिक वन आवरण है। तो ये इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ये आपके ज्योग्राफी से भी रिलेट करके पूछ सकते हैं, करंट से भी पूछ सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और PDF सारी आपको मिल जाएंगी और आपको ऐसे ही मैं सारे यूनिट्स आपको पूरा करवा दूंगी जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और लास्ट के 2 दिनों में हम यहाँ पर मतलब फ्राइडे सैटरडे इस तरह से एजुकेशन विषय के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज हो नहीं पा रहा है तो मैं आपको लास्ट में थोड़ी बड़ी वीडियोस दूंगी लेकिन आपकी हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।